अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब में आप सबके लिए दीदा और दिलफर शेरा। 4 औरतें 4 कहानियाँ आपके लिए। पहली कहानी का नाम है परफेक्ट मैच। राइटर हुमैरा शफ़ी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी का आगाज़ करता है। अलीना, उस दिन वो लड़का तुम्हें कैसा लगा था? वो ताया जी के सामने नाश्ता लगा रही थी जब उन्होंने अचानक पूछ लिया। वो सटपटा सी गई और अचंभे से बोली, कौन सा लड़का था अब्बू? अरे वही जो जिन्ना कॉलोनी में देखा था। वो पराठे पर एक मोटी ताज़ी सी आम के अचार की फांक सजाते हुए बोले, जिन्ना कॉलोनी में? वो अच्छा याद आया। वहाँ तो हम अंकल ईसार के घर गए थे। मगर ताया अब्बू, भला अंकल ईसार कोई लड़का थोड़ी हैं। वो तो अच्छे खासे आपकी उम्र के शख्स हैं, पर हैं बहुत बज़ला संच और खुश मिजाज। सच्ची में बड़ी मुतासिर हुई इनकी शख्सियत से। कोड मग्ज़ इसी सार की नहीं, इसके भतीजे की बात कर रहा हूँ जो इन्हें बिजली का बिल देने के लिए आया था। अब के ताया जी झुंझला गए। अच्छा भतीजा? इसने जहन पर जोर दिया तो याद आया कि जब वो लोग चाय पी रहे थे तो कोई दस्तक देकर अंदर आया था, मगर वो तो इस वक्त अपने मोबाइल में गर्क थी। सॉरी ताया अब्बू, बस मैंने मौसूफ को ठीक से नहीं देखा। अलबत्ता जूते उसने बहुत उम्दा पहन रखे थे। बहुत नालायक हो तुम। मैं जहाँ जाता हूँ तुम्हारे लिए लड़के ताड़ने बैठ जाता हूँ और तुम्हारी गायब दिमागी का ये हाल है। वो कुछ खफगी से बोले। मगर ताया अब्बू, मैंने लड़कों का आखिर करना क्या है? क्या उनसे अचार डलवाएंगे? जबकि आप तो सिर्फ आम और हरी मिर्च का अचार पसंद करते हैं। इस बार इस हकीकत में उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने पास पड़ी स्टिक उठा ली। उनके ख़तरनाक तेवर देखकर उसे भी संजीदा होना पड़ा। ताया अब्बू प्लीज़, फ़िलहाल मेरी शादी वादी का मामला रहने दें। मैं भी अपना करियर बनाना चाहती हूँ। फारीना भी यही कहती थी। अब देखो कितने मज़े से बच्चे पाल रही है। मगर ताया अब्बू, आजकल की औरत को अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। हाँ, तो आजकल की औरत को पाँव पर खड़ा होने से कौन रोक रहा है? मगर बेटिया, वक्त पर घर बसाना भी ज़रूरी है। उनका अंदाज ना आसान ना था। वहाँ दियारे गैर में तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी शादी करने के लिए अतावले हुए जा रहे हैं। मेरा भी यही हाल है कि ये वक्त मुनासिब है। ज़्यादा देर हो जाए तो हमारे माशरे में लड़कियों के लिए मसाइल बढ़ जाते हैं। बेहतर है कि तुम खुद को जहनी तौर पर तैयार करो। इतने में इनका फ़ोन बजने लगा तो वो बर्तन समेट कर बाहर चली आई। सर्दियां कब की रुखसत हो चुकी थी, मगर हालिया होने वाली बारिशों ने गर्मियों को अभी अपना रंग जमाने का मौका नहीं दिया था। इसीलिए ठंडा मीठा सा फरहत बख्श मौसम में महसूस हो रहा था। वो लॉन में चहलकदमी कर रही थी जब पास ही मेज़ पर धरा इसका मोबाइल थर्रा उठा। मम्मा कॉलिंग लिखा नज़र आ रहा था। उसने बटन दबाया। हेलो चंदा, कैसी हो? मम्मा की खनकती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मम्मा। वो तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। 1-2 जगह इंटरव्यू दे रखा है, ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन अब देखेंगे। चंदा, ज़रा अपने ताया जी से बात करवा दो। वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। कुछ उजलत में थी। मैं करवाती हूँ मम्मा। वो दरअसल अपना फ़ोन साइलेंट पर रखकर भूल जाते हैं। वो लंबे लंबे डग भरती उनके कमरे में आई तो वो कवालियाँ सुनने में मगन थे। उसने फ़ोन इन्हें थमाया, खुद चाय बनाने किचन में चली आई। हेलो कुत्सिया, क्या हाल है? ताया जी ने फ़ोन कान से लगाया। सुना है कि तुम लोगों ने वहाँ कोरोना की एक और नई किस्म दरियाफ्त हुई है। बस भाई साहब, क्या बताएं, सारी ABC ख़त्म हो गई, मगर ये कोरोना की नित नई किस्में दरियाफ्त होना बंद नहीं हुई। फिर यहाँ SOPs पर भी सख्ती से अमल करना पड़ता है। पाकिस्तान में तो आप लोगों की मौजें पाबंदियों को चुटकियों में उड़ा देते हैं। अरे अपने वतन की तो बात ही और है। कैसे कोरोना मुँह की खा कर निकला है यहाँ से। उनका लहजा फ़ख्रिया था। वो भाई साहब, अलीना के लिए कोई लड़का देखा आपने? वो असल मुद्दे पर आई। हाँ क्यों नहीं, 1-2 हैं मेरी नज़र में। बस छानबीन करवाता हूँ। जब तुम लोग पाकिस्तान आओगे तो अलीना की राय से किसी एक को फ़ाइनल कर लेना। नहीं भाई साहब, फ़ाइनल भी आपने ही करना है। हमें आप पर पूरा इत्मीद है। आखिर फारीना का दूल्हा भी तो आपने ही ढूंढा था। कैसा खूबरू शानदार है, माशाल्लाह से चांद सूरज की जोड़ी है। अल्लाह नज़र बद से बचाए। बस अलीना के लिए भी ऐसा ही परफेक्ट मैच ढूंढिएगा। देखो कुत्सिया, परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। फिर रंग, गोरे काले, कद छोटे बड़े से क्या होता है? शख्सी खूबियाँ ज़्यादा अहम होती हैं। उन्होंने अपनी जज्बाती सी भावच को आसानी से समझाया। फिर भी भाई साहब, अपनी अलीना भी तो लाखों में एक है। कोई इससे बढ़कर ना सही, उसके हम पल्ला तो हो। क्यों नहीं, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बस तुम दुआ करो बच्ची का नसीब नेक हो। आमीन, वो जज्बे से बोली। आजकल लॉन और काटन के सूटों के साथ शिफॉन के दुपट्टे फैशन में इन थे। इसे रेशमी दुपट्टों पर पेंट के कुछ ऑर्डर मिले थे। उसके पास मतलूबा कलर्स नहीं थे। शफीक आज छुट्टी पर था। इसने खुद ही गाड़ी निकाली और मार्केट का रुख किया।
آج خلاف معمول زیادہ رش نہیں تھا۔ وہ کلرز شاپ کی تلاش میں تھی جب اسے سڑک کنارے ایک لڑکی نظر آئی جو غالباً کسی سواری کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک موٹر سائیکل پر مخالف سمت سے دو لڑکے نمودار ہوئے۔ پیچھے والے نے لڑکی کے ساتھ والے کندھے سے جھولتا ہوا اس کا پرس نوچا اور یہ جا وہ جا۔ لڑکی جھٹکا کھا کر گرنے کے انداز میں سڑک پر بیٹھتی چلی گئی۔ اتنے میں سامنے شاپنگ مال سے بھی ایک شخص نکلا اور باہر کھڑی موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے طوفانی رفتار سے اسی سمت روانہ ہو گیا جس سمت لڑکے گئے تھے۔ اب وہ انہی کا ساتھی تھا یا کوئی اور، وہ سمجھ نہ پائی۔ اس نے جلدی سے گاڑی اس لڑکی کے پاس روکی۔ ہائے، وہ میرا پرس لے گئے، اس میں پیسے اور موبائل تھا، اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس نے اسے دلاسا دیا اور گھر تک چھوڑنے کی آفر کی، مگر وہ اس حادثے کے بعد اس قدر وحشت زدہ تھی کہ فی الحال کسی پر بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہ تھی، خواہ وہ کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی پریشانی دیکھ کر اس نے اپنا فون اس کی سمت بڑھایا۔ یہ لو، اپنے گھر سے کسی کو بلا لو۔ لڑکی کو تجویز معقول لگی۔ اس نے چند بٹن دبا کر اپنے گھر بات کی۔ اتنے میں کچھ ٹھیلے والے اور راہگیر بھی ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عجیب عجیب سے سوال کرنے لگے۔ گھر سے اکیلی کیوں نکلی؟ کہاں جانا ہے؟ پرس میں کتنے پیسے تھے؟ لڑکی مزید نروس ہو رہی تھی۔ چلو سامنے شاپنگ مال میں چلتے ہیں، جب تک تمہارے گھر سے کوئی آ نہیں جاتا وہیں انتظار کر لیتے ہیں۔ وہ اسے لیے ہوئے مال میں داخل ہوئی۔ دونوں ونڈو سائڈ پر بیٹھ گئیں تو اس نے ملازم کو 2 جوس لانے کے لیے کہا۔ خالہ کے گھر جانے کے لیے نکلی تھی۔ بابا نے کہا بھی تھا کہ بھائی چھوڑ آئے گا، مگر میں نے بھائی کا انتظار نہیں کیا، اکیلی چلی آئی۔ وہ خبیث شاید گلی کے نکڑ سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ لڑکی کے حواس کچھ بحال ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہی موٹر سائیکل والا شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لڑکی کا بیگ تھا۔ میں جب ان کے سر پر پہنچ گیا تو وہ بیگ پھینک کر فرار ہو گئے۔ پھولی سانسوں کے ساتھ بتا رہا تھا، شکریہ۔ لڑکی اپنا بیگ پا کر خوش ہو گئی، مگر ساتھ ہی فکر مندی سے بولی، آپ کو یوں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے تھی۔ ہاں، وہ فائرنگ بھی کر سکتے تھے۔ علینا بھی اس سے متفق تھی، مگر اس شخص کے چہرے پر مہربان سی مسکراہٹ تھی۔ اتنے میں لڑکی کا بھائی آ پہنچا تو وہ ایک بار پھر ان دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے ہمراہ چلی گئی۔ اس نے بھی پرس سے جوس کے پیسے نکالے اور ملازم لڑکے کی جانب بڑھائے تو وہ شخص جلدی سے بولا، آپ رہنے دیں۔ مگر کیوں؟ وہ ٹھٹک گئی، کیونکہ یہ شاپنگ مال میرا ہے۔ دراصل آپ نے مجھے شاید پہچانا نہیں، میں ایثار انکل کا بھتیجا ہوں۔ اوہو، اس کے منہ سے ٹھنڈی سانس نکل گئی۔ ابھی اس دن اس نے اسے دیکھا ہی نہیں تھا تو پہچانتی کیسے؟ اسی وجہ سے تایا جی نے اسے اتنے تانے دیے تھے۔ آج موقع مل ہی گیا تھا تو اس نے اس پر ایک گہری نظر ڈالی۔ خوش شکل سا دراز قد نوجوان تھا، سر پر بھی کیپ تھی اور لباس بھی پروکار سا زیب تن کر رکھا تھا۔ آئی، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کی نظروں سے خائف ہو کر ذرا سا جھینپ کر بولا، نہیں میرے پاس گاڑی ہے، خدا حافظ کہہ کر تیزی سے باہر نکل آئی۔ اسی طرح سریرا آفاق سے اس کی 2-4 ملاقاتیں اور ہوئیں۔ اس کے والدین حیات نہیں تھے۔ انکل ایثار نے اسے پالا تھا۔ MBA کرنے کے بعد جب وہ 2 سال نوکری نہ ملنے سے ادھر ادھر بھٹکتا رہا تو انہوں نے اسے آبائی زمین فروخت کر کے شاپنگ مال کھول کر دیا تھا۔ پھر جب ایک دن تایا جی نے اسے پاس بٹھا کر آفاق کے پروپوزل کے بارے میں بتایا تو اس کی رائے چاہی تو وہ انکار نہ کر سکی۔ اس کے پاس انکار کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ وہ خوش مزاج سا نرم خو انسان تھا، عورت کی عزت کرنا جانتا تھا۔ پھر فارینہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر مما کی شرط، چاند سورج کی جوڑی اور پرفیکٹ میچ پر بھی پورا اترتا تھا۔ ایک دوپہر وہ ایک دوپٹے پر پینٹ کر رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر بتایا کہ آفاق صاحب آئے ہیں اور وہ آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ حیران رہ گئی۔ چند دن تک ان کی منگنی متوقع تھی، پھر بات تو فون پر بھی ہوتی رہتی تھی۔ اب کون سی ضروری بات تھی جو یوں روبرو کرنی تھی؟ تایا جی گھر پر نہیں تھے۔ اس نے ملازمہ سے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا۔ تھوڑی دیر بعد اندر داخل ہوئی تو سر جھکائے سامنے صوفے پر براجمان تھا۔ اس نے گرے کلر کی شرٹ اور بلیک ڈریس پینٹ پہن رکھی تھی اور سر پر اپنی مخصوص کیپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار دکھ رہا تھا۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھایا، السلام علیکم۔ وہ تعظیماً کھڑا ہوا، وعلیکم السلام۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ خود بھی اس کے سامنے صوفے پر ٹک گئی۔ کچھ دیر تک دونوں کے مابین خاموشی ٹھہری رہی۔ وہ لڑکی ہو کر پورے اعتماد سے اس کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ لڑکا ہو کر کچھ گھبرایا، کچھ کترایا ہوا سا اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں کھول اور بند کر رہا تھا۔ جب خاموشی کا وقفہ زیادہ طویل ہو گیا تو اسے ہی پکارنا پڑا، آفاق جی۔ وہ سوچوں میں ڈوبا اور دھیرے سے بولا، آپ شاید مجھ سے کوئی ضروری بات کرنے آئے تھے۔ وہ علینا جی۔ اس نے سیدھا ہو کر خود کو تیار کیا کہ کیا بات کرنی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ لڑکیاں اپنے جیون ساتھی کے بارے میں بہت حساس ہوتی ہیں۔ اچھا، تو کیا لڑکے نہیں ہوتے؟
मगर लड़कियां ज़्यादा हसास और जज्बाती होती हैं। इसने गोया उसकी सोच पढ़ ली थी। वो अपने लाइफ पार्टनर को मुकम्मल शख्सियत के रूप में देखना चाहती हैं। किसी कमी को कबूल करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं अपनी ज़ात के मुतालिक आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। आप एक मुखलिस लड़की हैं। मैं आपके जज्बात को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहता। देखें आफाक साहब, आप खुलकर बात कीजिए। मैं मजबूत आसाब की मालिक हूँ। अब उसका ज़ब्त जवाब दे गया। उसका अंदाज़ा हो गया कि वो अपने किसी साहब का अफेयर के बारे में बताना चाह रहा होगा। बात यह है अलीना जी कि मेरे साथ ये मसला है। ये कहते उसने झटके से अपनी कैप उतार दी। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। वो गंजा था। बचपन में एलर्जी हो गई थी। बहुत इलाज करवाया मगर दोबारा बाल ही नहीं उगे। एलर्जी की वजह से हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकती। वो बता रहा था मगर उसे फारीना याद आ रही थी। वो कहती थी यार, मर्दों की शख्सियत में सबसे चार्मिंग उनका हेयर स्टाइल होता है। लड़कियां तो फिर स्टाइलर या स्कार्फ वगैरह से अपने भद्दे बालों को छुपा लेती हैं, मगर मर्दों के पास तो ये ऑप्शन भी नहीं होता। बिलाशुबा उसके मियाँ का हेयर स्टाइल बहुत स्टाइलिश सा था। फारीना ख़ुद भी बेबहा खूबसूरत थी। दोनों चांद सूरज की जोड़ी थे। और आप पर कोई दबाव नहीं, आप इनकार का हक़ रखती हैं। उसकी आवाज़ भीग गई। वो उसकी खामोशी से खुद ही अंदाज़ा लगा रहा था। फिर फारीना और उसके मियाँ की चांद सूरज की जोड़ी की आबोताब कब तक कायम रही? सिर्फ शादी के चंद साल तक। बिजनेस की उलझनों में फंस कर दूल्हा भाई के तमाम बाल उड़ गए थे और ख़ुद फारीना 2 बच्चों की पैदाइश के बाद फूल कर कुप्पा हो चुकी थी। अब दोनों सेल्फी बनाते थे तो एक दूसरे को देख देख कर खूब हंसते थे। मगर मोहब्बत बिलाशुबा दोनों के माबैन बहुत बढ़ गई थी। और ये मोहब्बत ही तो होती है जो रिश्तों को खूबसूरत बनाती है। अगर आप अपने ताया जी के रद्द अमल से खौफज़दा हैं तो मैं उनसे भी बात करने के लिए तैयार हूँ। आप कोई काम मुझ पर छोड़ेंगे या सारे खुद ही करेंगे? वो जल कर बोली। हैं जी, क्या मतलब? इसने हवन्नकपन से पूछा। हाय अल्लाह, ये शख्स खुद क्यों नहीं समझ जाता कि उसे मेरे चेहरे पर इकरार की लाली नज़र नहीं आ रही? अलीना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसने सर उठाया तो वालहाना नज़रों से उसे ही देख रहा था। आफाक साहब, मुझे आपके बाल ना होने से कोई मसला नहीं। यह कहकर उसे हक्का बक्का छोड़कर तेज़ी से निकल आई। हाय अल्लाह, गंजा दूल्हा! फारीना ने दिल दोस्त चीख मारी। मम्मा तो बेहोश हो जाएंगी अलीना। क्यों भाई, उन्होंने कोई पहली दफ़ा गंजा मर्द देखा है क्या? पापा के तो खुद सर पे फ़कत 4 बाल रह गए। ताया जी की तो शुरू से ही टिंड लश्कारे मारती है। तुम्हारे मियाँ भी फारिगुल बाल होने वाले हैं। उसने उनके एतराज़ को चुटकियों में उड़ा दिया। मगर मेरा मतलब है मम्मा की वो परफेक्ट मैच की थ्योरी का क्या होगा? देखो फारीना, मेरे और आफाक के दिल में एक दूसरे के लिए एहतराम, मोहब्बत, खुलूस, वफ़ा, एतबार सब कुछ है। जब दिल मैच हों तो फिर किसी और मैचिंग की ज़रूरत ही नहीं रहती। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे की तरफ देखती रहीं, फिर खिलखिलाकर हंस दी। अंदर आते ताया जी, जो वीडियो कॉल पर कुत्सिया बेगम से बात कर रहे थे, ठिठक से गए। उन्होंने और कुत्सिया बेगम दोनों ने फारीना और अलीना की गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना। कुछ देर तक दोनों सकते में रहे, फिर अपनी अपनी जगह मुस्कुरा दिए। कहानी नंबर 2, जिसका नाम है जवाब शिकवा। राइटर कुर्रतुलैन खुर्रम हाशमी। फ़ायज़ा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? आसिम भाई और अहमद तो ठीक है ना? काशिफ के लिए कप में चाय डालती तानिया ने चौंक कर शौहर के चेहरे की तरफ देखा। इकलौती और 3 साल छोटी बहन का फ़ोन सुनते ही वो परेशान हो गया था और नाश्ता करना भूल गया था। तानिया फ़िक्रमंदी से शौहर के चेहरे के उतार चढ़ाव देखने लगी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा, अब रोना बंद करो। मैं तानिया से कह दूंगा दोपहर में गाड़ी भेज देगी, तुम तैयार रहना। हाँ, शाम में बात करूँगा। काशिफ ने नर्म लहजे में और फ़ोन बंद कर दिया। नाश्ता ठंडा हो गया, सब खैरियत है? तानिया ने संजीदगी से सवाल किया। इसे अंदाज़ा तो था कि बात इतनी बड़ी हरगिज़ नहीं होगी जितना फ़ायज़ा शोर मचा रही है, क्योंकि फ़ायज़ा को राई का पहाड़ बनाना आता था। आसिफ को कंपनी एक अहम प्रोजेक्ट के सिलसिले में 3 महीने के लिए कराची भेज रही है। इसी वजह से परेशान हो गई कि आसिम के बगैर अकेले कैसे रहेगी। ये क्या बात हुई भला? जैसे सब रहते हैं वैसे भी इसकी सास भी गाँव से आ जाती हैं। तानिया ने मुँह बना कर कहा। काशिफ ने सर हिलाया। अच्छा, मैं चलता हूँ, आज बहुत अहम मीटिंग है। मगर नाश्ता ऑफिस में कुछ ले लूँगा, काशिफ कहकर ड्राइंग रूम से बाहर चला गया। तानिया ने गहरी सांस लेकर भरी हुई मेज़ पर निगाह दौड़ाई। इतने बड़े घर में इस वक्त खामोशी छाई हुई थी। ज़ुहैब और हसन के इम्तहान हो रहे थे, इसलिए आजकल वो दोनों रात देर तक पढ़ते और सुबह देर से उठते थे। ज़ुहैब 7वीं जमात में था जबकि हसन 9वीं जमात का तालिब इल्म था। तानिया चाय पीते मुसलसल फ़ायज़ा के बारे में सोच रही थी कि अब वो भाई से नया क्या मुतालबा करेगी। मेरी ज़िंदगी से तो मुश्किलात कम ही नहीं हुई। हस्बे मामूल फ़ायज़ा ने बात का आगाज़ शिकवे से किया था।
काशिफ के कहने के मुताबिक तानिया ने शाम 4 बजे अंदरूनी शहर के छोटे से मोहल्ले में रहने वाली फ़ाइज़ा को लेने के लिए गाड़ी भेज दी। फ़ाइज़ा अपने बेटे अहमर के साथ जब भाई के खूबसूरत जदीद अंदाज में सजे घर में पहुंची तो उसके अंदर हसद और एहसास कमतरी एक साथ जागे थे। उसे अपनी कम मायगी का एहसास शिद्दत से हुआ, इसलिए सलाम दुआ के बाद ना माँ के लिए अपनी बदनसीबी का शिकवा करने लगी। कितनी बार कहा है ऐसी बातें मत किया करो, मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, काशिफ ने संजीदगी से कहा। तानिया अपनी निगरानी में मुलाजमा से चाय बनवा रही थी। उसने चाय पर खासा एहतमाम कर लिया था। मैके के नाम पर अब सिर्फ आप ही तो नज़र आते हैं। अम्मा तो 3 साल पहले मुझे छोड़ गईं, अब तो हमारे बचपन में ही। फ़ाइज़ा ने हमेशा की तरह तल्ख और दुखी बातों को याद किया। अहमर ज़ुहैब का हम उम्र था, दोनों एक ही क्लास में थे मगर अलग अलग स्कूल में। ज़ुहैब शहर के मशहूर अमेरिकन स्कूल में ज़ेर तालीम था, जबकि अहमर मोहल्ले के आम स्कूल में पढ़ रहा था, मगर अहमर बहुत ज़हीन था। फ़ाइज़ा की निस्बत बहुत रख रखाव वाला और सोबर, क्योंकि अहमर की तरबियत में ज़्यादा हाथ उसके बाप और दादी का था, जो बहुत खुददार फितरत के मालिक थे, और ये सबक हमेशा अहमर को पढ़ाया। इसीलिए अहमर अपने मामू के घर आकर कभी भी उनकी दौलत या महंगी चीज़ों से मुतासिर नहीं होता था। ज़ुहैब के साथ खेलता, एंजॉय करता, घर जाकर भूल जाता। उसने कभी माँ से ज़िद नहीं की कि ज़ुहैब जैसे खिलौने या गेम्स उसे भी चाहिए, जबकि फ़ाइज़ा का दिल करता था कि भाई के घर से हर चीज़ उठा कर ले जाए। आप दोनों ने तो सारा माहौल ही उदास कर दिया। फ़ाइज़ा अपना मूड बहाल करो और आसिम के जाने के बाद कुछ दिन हमारे घर आकर रह लेना, दिल बहल जाएगा। तानिया ने मुस्कुरा कर कहा तो काशिफ को भी यह आइडिया बहुत पसंद आया। इसने फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाई। फ़ाइज़ा जो कुछ सोच कर आई थी, तानिया की बात सुनकर झिझक कर चुप कर गई। सारा दिन भाई के घर गुजार कर शाम को काशिफ खुद इसे और अहमर को घर छोड़ कर आया। वापसी में फ़ाइज़ा के दोनों हाथों में ढेर सारे शॉपर्स थे जो इसकी इन फरमाइशों से भरे हुए थे, जिन्हें पूरा करने में काशिफ ने 1 मिनट नहीं लगाया था। फ़ाइज़ा जल्दी से चाय ले भी आओ, मुझे अभी पैकिंग भी करनी है। लाउंज में अहमर के साथ बैठे आसिम ने किचन की तरफ मुँह करके आवाज़ लगाई। कुछ देर में फ़ाइज़ा चाय की ट्रे उठाई मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। चाय के साथ बेकरी के कई आइटम देखकर आसिम ने गहरी सांस ली थी। तुमने फिर अपने भाई से फरमाइश करके सब लिया है? आसिम ने संजीदगी से सवाल किया तो फ़ाइज़ा ने इठला कर उसकी तरफ देखा। हाँ, तो क्यों ना फरमाइशें करूँ, मेरा इकलौता भाई है, इसके पैसों पर मेरा भी हक़ है। अच्छा बहस छोड़ें, ये केक रस मशहूर बेकरी के हैं और ये बिस्किट भी। फ़ाइज़ा ने खुशी से कहते हुए प्लेट आसिम की तरफ बढ़ाई तो इसने नरमी से मना कर दिया। मेरा मीठा खाने को दिल नहीं कर रहा। अच्छा मेरी बात तवज्जो से सुनो। आसिम ने असल बात की तरफ आते हुए कहा, इस मोहल्ले में रहते हुए हमें कई साल हो गए, सब बहुत अच्छे और मिलनसार हैं। मैं गांव से अम्मा जी को भी बुला लेता हूँ, तुम सुकून से अहमर के साथ रहना, किसी चीज़ के लिए फ़िक्र मत होना। और आसिम ने कुछ कहना चाहा, फ़ाइज़ा ने उसकी बात काट दी। अम्मा जी तो इतनी बीमार रहती हैं, इनकी यहाँ ज़रूरत नहीं, मैं सब देख लूँगी, आप फ़िक्र मत करें। फ़ाइज़ा ने चाय में बिस्किट डबोकर खाते हुए कहा तो आसिम ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि फ़ाइज़ा का सारा ज़ोर अपने मैके पर ही चलेगा। बाबा मैं आपको बहुत याद करूँगा, अहमर ने उदासी से कहा तो आसिम ने इसे गले लगा लिया। मैं भी, आसिम ने मोहब्बत से कहते इसकी पेशानी चूमी थी। मम्मा हम इतना सामान लेकर क्यों जा रहे हैं? अहमर जो 2 दिन से माँ की तैयारियाँ देख रहा था परेशानी से पूछने लगा। हम मज़े से 3 महीने तुम्हारे काशिफ मामू के घर रहेंगे, जब तक तुम्हारे बाबा वापस नहीं आ जाते। फ़ाइज़ा ने चालाकी से कहा। मगर क्यों? यहाँ से मेरा स्कूल करीब है, वहाँ से रोज़ कैसे आऊँगा? तुम्हारे मामू के घर 2 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, एक पे तुम स्कूल चले जाना। फ़ाइज़ा ने इत्मीनान से कहा जैसे सब कुछ सोचे बैठी थी। फ़ाइज़ा और अहमद जब अपने बड़े बैग उठाए काशिफ के घर पहुँचे तो तानिया इतना सामान देखकर चौंक गई। उसने फ़ौरन कोई सवाल नहीं किया। शाम को काशिफ घर आया तो फ़ाइज़ा को देखकर बहुत खुश हुआ। खाने के बाद फ़ाइज़ा ने काशिफ से असल बात की। भाई आसिम घर पर नहीं है, मेरे लिए वहाँ अकेले रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं अहमर को लेकर यहाँ आ गई। फ़ाइज़ा ने परेशानी से कहा तो काशिफ हैरान ही रह गया। अच्छा ठीक है, जैसा बेहतर समझो, मगर अहमर के स्कूल का क्या करोगी? आपका ड्राइवर इसे छोड़ आया करेगा और दोपहर में लेने चला जाएगा, उसने खुशी से कहा। फ़ाइज़ा बुरा मत मानना, वो इलाका यहाँ से बहुत दूर है, एक दिन की बात हो हम कुछ कर भी लें, हर रोज़ पिक एंड ड्रॉप देना मुमकिन नहीं होगा। तानिया ने फ़ौरन टोका। काशिफ ने भी इस बात में सर हिलाया। फ़ाइज़ा के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं अहमर के लिए वैन वाले से बात कर लूँगा, 3 महीने की बात तो है, काशिफ ने लापरवाही से कहा और उठकर अपने कमरे में चला गया। तानिया भी शब्बा खैर कहकर चली गई। फ़ाइज़ा और अहमर एक दूसरे की तरफ देखते रह गए।
मम्मा मैं इतनी दूर वैन में कैसे जाऊंगा, आप घर वापस चलें, वहाँ से तो मैं पैदल स्कूल चला जाता था। कुछ नहीं होता, अच्छा है वैन में मज़े करते हुए जाना, फ़ायज़ा ने लापरवाही से कहा तो अहमद झुंझला कर रह गया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें फ़ायज़ा का यहाँ रहने का फ़ैसला पसंद नहीं आया। कमरे में आकर काशिफ ने संजीदगी से कहा तो तानिया ने तीखी निगाह शौहर पर डाली। एक ही शहर में रहते हुए 3 महीने भला किसी और के घर जाकर रहने की क्या ज़रूरत है। अजीब औरत है, अपने बेटे की तकलीफ़ का भी एहसास नहीं। इतनी गर्मी में हर रोज़ वैन में आना और जाना आसान नहीं होगा। मगर तानिया कहते हुए चुप सी हो गई। काशिफ ने इस बात में सर हिलाया। मैं फ़ायज़ा का भाई हूँ, इसके मिजाज के सब रंगों से वाकिफ़ हूँ। मैं इसकी बहुत सी बातों की इसी वजह से नज़रअंदाज कर देता हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मरते वक्त बहन का ख्याल रखने का हुक्म दिया था। मैं उनकी बात नहीं टाल सकता, काशिफ ने उदासी से कहा तो तानिया भी गहरी सांस लेकर सर हिलाने लगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि फ़ायज़ा को कोई तंगी ना हो। मगर तानिया की अधूरी बात का पूरा मतलब काशिफ बहुत अच्छी तरह समझता था क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती। अगर तानिया फ़ायज़ा का ख्याल रखती थी तो फ़ायज़ा को भी चाहिए था कि अपनी इज़्ज़त नफ्स का परचम हमेशा ऊंचा रखे। मगर थोड़े से लालच की वजह से फ़ायज़ा अपनी इज़्ज़त नफ्स को भूल जाती थी। फ़ायज़ा ने चंद दिन सुकून से गुजारे। बहुत जल्द अपनी आदत से मजबूर होकर तानिया के मामूलात पर नज़र रखने लगी। घर में क्या आ रहा है, कौन किस वक्त पे जागता है, क्या खाता है, गर्ज हर चीज़ पर फ़ायज़ा की पूरी निगाह थी। तानिया को ऐसे लगता जैसे इसके घर में CCTV कैमरे लग गए हैं। फ़ायज़ा के मवाजना करने वाली आदत ने तानिया को ज़िच करके रख दिया। आप जितना फ़ायज़ा के साथ अच्छा रहने की कोशिश करती हैं, फ़ायज़ा कोई ऐसी बात कर देती है कि तानिया ज़ब्त के घूंट भर के रह जाती है। काशिफ भाई कब से गंदम की बोरियां लेकर रखने लगे हैं। उस दिन सुबह सवेरे बड़ी पिकअप पर गंदम की 4 बोरियां आईं तो फ़ायज़ा ने हैरानी से सवाल किया। तानिया गहरी सांस लेकर रह गई। मेरे भाई ने गांव से भेजी हैं, वो हर साल ही भेजते हैं। तानिया ने संजीदगी से कहा तो फ़ायज़ा का मुंह बन गया। शाम को काशिफ घर आया तो फ़ायज़ा ने बातों ही बातों में अच्छा आटा ना मिलने का रोना शुरू कर दिया। काशिफ परेशान हो गया। आप लोग तो खुश नसीब हैं जो घर की गंदम की रोटी खाते हैं। हमसे पूछें किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं। एक तो महंगा आटा मिलता है, वो भी किसी ना काम का। आपके घर जैसी नरम रोटी तो नहीं बनती, रबड़ की तरह की रोटी हम खाते हैं। और अहमद ने गर्दन घुमाकर माँ के चेहरे की तरफ देखा। फर्राटे से झूठ बोल रही थी। हालांकि आसिम की माँ भी गंदम की बोरी गांव से भेजती थी। फ़ायज़ा ने उनका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा कि वो तो आटा भिजवाती थी। तुम परेशान मत हो, ऐसा करना कि हमारे घर से गंदम ले जाया करो, हमारे पास इजाफी गंदम होती है। काशिफ ने फ़राग दिली से कहा तो फ़ायज़ा का चेहरा खिल उठा। तानिया के मुंह के जाविये बिगड़ गए। खैर इतनी भी इजाफी नहीं है, हमारे घर मेहमानदारी बहुत होती है, आप फ़िक्र मत करें, मैं फ़ायज़ा के हिस्से की गंदम निकाल दूँगी। पिछले साल की थोड़ी गंदम बच गई थी जो कब से मासी मांग रही है, अब इसे नहीं दूँगी, फ़ायज़ा के लिए रख देती हूँ। फ़ायज़ा जब घर जाएगी तो साथ ले जाए, तानिया ने मुतमईन अंदाज में कहा। फ़ायज़ा के चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए उड़ा, फिर नॉर्मल हो गया। अहमद को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। जैसा मुनासिब समझो, घर देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। काशिफ ने कंधे उचका कर कहा तो तानिया बेचारगी से मुस्कुरा दी। इसने फ़ायज़ा को आईना दिखाया था मगर फ़ायज़ा ने गौर ही नहीं किया था। मम्मा अपने मामी से पुरानी गंदम क्यों ली, इन्हें मासी को देने दें, हमारे घर में तो पहली गंदम मौजूद है। अगले दिन तानिया ने बची खुची गंदम की बोरी मासी के सामने ही फ़ायज़ा को दिखाते हुए ले जाने का बताया तो मासी का मुंह बन गया था। अजीब निगाहों से फ़ायज़ा को देखने लगी। हम अपने घर कब जाएंगे, मुझे अपना घर, अपने दोस्त सब बहुत याद आते हैं, प्लीज़ वापस चलें ना, अहमद ने उकता कर कहा। बेवकूफ़, मामू के आलीशान घर में मज़े से रहो, कितना बड़ा और प्यारा घर है, हर कमरे में AC है, तो मज़े से ज़ुहैब के साथ वीडियो गेम्स खेला करो, फ़ायज़ा ने शाहाना अंदाज में कहा तो अहमद ने नफ़ी में सर हिलाया। मम्मा ज़ुहैब के पास फालतू वक्त नहीं होता, मामी ने इसको खेलने का वक्त मुकर्रर किया हुआ है। इस वक्त मैं स्कूल से थका आ आकर सो रहा होता हूँ क्योंकि यहाँ से मेरा स्कूल भी बहुत दूर है, अहमद ने उकताए लहजे में कहा। इससे पहले कि फ़ायज़ा कुछ कहती है उसके मोबाइल पर आसिम की कॉल आने लगी। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। काशिफ भाई ने बहुत इसरार करके हमें यहाँ रोका है, वरना मैं कब अपना घर छोड़कर कहीं जाती हूँ। अम्मा बिला वजह इतराज़ कर रही हैं। मेरा भी महका है, अब क्या यहाँ रहूँ भी नहीं, फ़ायज़ा ने मुँह बनाकर कहा और फ़ोन अहमद को पकड़ा दिया। अहमद खुशी से भरपूर लहजे में बात करने लगा। फ़ायज़ा सर झटक कर बाप बेटे की गुफ्तगू सुनने लगी। हाँ, घर चली जाऊँ, भला मैं क्यों सुकून छोड़कर पुराने मोहल्ले में जाऊँ। फ़ायज़ा ने नागवारी से ख़ुद कलामी की। शदीद गर्मी में वैन में ख्वार होकर अहमद घर वापस आया तो पसीने में भीगा हुआ था क्योंकि स्कूल दूर था।
वैन वाला सबसे आखिर में इसे घर पहुंचाता था, आपकी मेहरबानी की वजह से। यहाँ से स्कूल बहुत दूर है, सबसे आखिर में मेरा नंबर आता है, अहमद ने थके हुए अंदाज में कहा। वैन वाला फ़ीस भी मांग रहा था, 10,000। अहमद ने मुंह बनाकर कहा तो फ़ाइज़ा ने दिल पर हाथ रख लिया। 10,000? क्या काशिफ भाई ने फ़ीस अदा नहीं की? फ़ाइज़ा ने हैरानी से कहा तो अहमद ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। और फ़ाइज़ा परेशान हो गई। वो समझ रही थी कि अगर वैन का बंदोबस्त काशिफ ने किया है तो फ़ीस भी अदा कर दी होगी। ऐसा नहीं हुआ था। मेरे नए कपड़े भी आने हैं, इसके पैसे भी हफ्ते तक जमा करवाना है। अहमद ने नया खर्चा बताया और उठकर चला गया। फ़ाइज़ा फ़िक्रमंदी से आगे के बारे में सोचने लगी। शाम हुई तो फ़ाइज़ा ने चाय पीते काशिफ के सामने दोनों मसले रखे। काशिफ और तानिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आसिम की नौकरी तो अच्छी है, मैं समझा कि इकलौते बेटे के अखराजात तो आसानी से पूरे कर ही लेता होगा, मगर काशिफ ने तंज़िया अंदाज में कहते हुए कंधे उचकाए। फ़ाइज़ा के चेहरे का रंग फक हुआ। इसने शर्मिंदा निगाहों से अहमद की तरफ देखा। और यूनिफॉर्म की फ़िक्र मत करो, ज़ुहैब का पुराना यूनिफॉर्म रखा हुआ है। तानिया ने मुस्कुरा कर कहा तो फ़ाइज़ा खामोश निगाहों से उसे देख कर रह गई। उसी वक्त ज़ुहैब वहाँ चला आया। मामा, ये पैंट मासी को दे दीजिएगा, मैं किसी की चीज़ नहीं पहनता हूँ। अचानक ज़ुहैब गुस्से में भरा हुआ लाउंज में दाखिल हुआ। ये किसकी पैंट है? तानिया ने चौंक कर पूछा। फ़ाइज़ा फुप्पो ने दी है कि एक साइज़ बड़ा आ गया, वो तब्दील नहीं करवा सकती थी, इसलिए मुझे दे दी। मगर ज़ुहैब ने बेजारी से कहा, जी भाभी, ये मैंने यहाँ आने से कुछ दिन पहले ही ख़रीद दी थी। अहमद को बड़ी है, सोचा ज़ुहैब पहन लेगा। फ़ाइज़ा ने जल्दी से कहा। तानिया ने तंज़िया अंदाज में पैंट काशिफ की तरफ बढ़ाई, जिसने बहुत गौर से जीन्स की क्वालिटी को चेक किया। नफ़ी में सर हिलाया। फ़ाइज़ा, बुरा मत मानना, मगर मेरे बच्चे किसी की चीज़ नहीं लेते, और वैसे भी काशिफ और मैंने अपने दोनों बच्चों को खुददारी का सबक पढ़ाया है। तानिया ने गर्दन अकड़ा कर कहा। अहमद ने नम आँखों के साथ माँ की तरफ देखा और तेज़ी से उठकर अंदर चला गया। बाबा, आप मम्मा से कहें कि यहाँ से वापस घर चलें, मुझे अपने घर पे रहना है। अहमद फ़ोन पर रोते हुए बाप से कह रहा था। फ़ाइज़ा शर्मिंदा चेहरा लिए कमरे में दाखिल हुई तो अहमद ने फ़ोन माँ को पकड़ा दिया और ख़ुद नाराज़ चेहरे के साथ कुर्सी पर बैठ गया। फ़ाइज़ा ने गहरी सांस लेकर फ़ोन कान से लगाया। मुझे तुमसे इस हिमाकत की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। भला तुम्हें अपने छोटे से घर में किस चीज़ की कमी थी, जो बहाने बहाने से अपने भाई से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हो? आसिम ने गुस्से में कहा तो फ़ाइज़ा लब काट कर रह गई। वो मैं? फ़ाइज़ा ने कुछ कहना चाहा। सुबह होते ही घर वापस जाओ, कल शाम तक गांव से अम्मा भी तुम्हारे पास रहने आ जाएंगी। फ़ाइज़ा, अपने घर की रोखी सोखी रोटी में खुददारी भी है और इज़्ज़त भी। आसिम ने सख्त लहजे में कहा और फ़ोन बंद कर दिया। फ़ाइज़ा रोते हुए अहमद के पास आई तो इसने सर उठाकर माँ को देखा। आज आपकी वजह से मुझे सबके सामने अपना आप कमतर लगा। आप हमेशा दूसरों से शिकवे करती हैं। क्या कभी ये सोचा आपसे हमें भी बहुत सारे शिकवे हो सकते हैं, जिनके जवाब आप क्या देंगी? अहमद ने गुस्से से कहा तो फ़ाइज़ा परेशानी से उसे देखने लगी। अहमद ठीक कह रहा था। आज जब इसके शिकवे के सामने जवाब शिकवा आया तो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। ज़िंदगी में पांसा पलटना इसी को कहते हैं, जहां हम अपनी समझ के बिसात बिछाते हैं मगर किस्मत हमें हमारे प्यादे से ही शिकस्त दे देती है। जैसे आज फ़ाइज़ा को अपनी औलाद की आंखों में आंसू देखकर तकलीफ़ हुई थी। अगले दिन नाश्ते के बाद फ़ाइज़ा ने अपना मुख्तसर सामान बांधा और चौकीदार को रिक्शा लाने भेज दिया। अरे, इतनी जल्दी वापसी? अच्छा, अपना सामान तो ले जाना, तुम्हारी गंदम की बोरी भी रखी हुई है। तानिया ने जल्दी से कहा तो फ़ाइज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। आप वो सब मासी को दे दीजिएगा, गरीब का हक पहला है। मेरे पास तो अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। आसिम किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते। फ़ाइज़ा ने पहली बार खुददारी की चादर ओढ़कर पुरवकार अंदाज में कहा तो तानिया और काशिफ हैरानी से उसे देख कर रह गए। फ़ाइज़ा अहमद का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर निकली तो पहले की तरह खाली हाथ नहीं थी, बल्कि तवक्कुल और ख़ुददारी के पहले सबक ने इसे माला माल कर दिया था। कहानी नंबर 3, जिसका नाम है इंतकाम। राइटर हुमैरा नौशीन। घर की फ़ज़ा एकदम ही अजीब सी हो गई। खिलते चेहरे यकदम उदासी की लपेट में आ गए थे। हर एक चेहरे से परेशानी हवेदा थी। ड्राइंग रूम से मुमानी नईमा की आवाज़ें ज़ोर और शोर से आ रही थीं और अम्मी मिनमिनाते हुए बार बार मुंह खोल रही थी, मगर मुमानी बोलने का मौका ही कब दे रही थी। सारा ने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो अपने बाप के चेहरे पर नागवारी की फ़ज़ा देखी थी। सलमा भी अपने शौहर के चेहरे के नागवार तासुरात की तरफ परेशानी से देखती तो कभी भाभी को बेबसी से। मोइन उठकर ड्राइंग रूम से बाहर आ गए। सारा जल्दी से पीछे हुई। मोइन ड्राइंग रूम से क्या, घर से भी निकल गए। बाप के निकलते ही वो सब फिर ड्राइंग रूम से चिपक गई थी। भाभी, आप मेरी बात तहम्मुल से सुने। अभी हमने सारा की सिर्फ हाँ की है, कौन सा रस्म अदा कर दी जो आप यूँ खफा हो रही हैं?
बस रहने दो, तुम बाला ही बाला सब कुछ तय कर लेती हो। भाई भाभी को तो कभी मशवरे के काबिल नहीं जाना। हाँ, आज कोई परेशानी तुम पर आ जाए तो सबसे पहले भाई का दर खटखटा कर इसे परेशान करोगी। फिर सारे दुखड़े भाई को सुनाने याद आ जाएंगे। बस खुशी के मौका पर या कोई अहम फैसला करते हुए भाई की याद कभी नहीं आती। मुमानी शुरू हो चुकी थी, अब इनको चुप करवाना किसी के बस की बात नहीं थी। ये पहला मौका नहीं था कि मुमानी इस तरह घर में परेशानी फैलाने आई थी। ख़ानदान के हर घर में खुशी के मौका पर वो ऐसे ही किया करती, किसी न किसी बात पर एतराज़ का नुक्ता उठा लेती। सारा को अच्छी तरह याद था कि महरीन की मेहंदी में इन सब कज़नों ने एक ही डिज़ाइनर के एक ही रंग के सूट लिए थे और ज्वेलरी भी सब बहुत प्यारी लग रही थी। जबकि मुमानी की बेटी अबीरा ने एक जैसा ड्रेस पहनने से साफ इनकार कर दिया था कि मुझे वर्दी पहनने का कोई शौक़ नहीं, मैं मुनफरिद नज़र आना चाहती हूँ। इसने सबसे हट कर ब्लू कलर पहनना था, मगर जब मुमानी ने इन सबको एक जैसे लिबास और ज्वेलरी मेकअप में खिलखिलाते देखा तो गोया उनके तन बदन में आग लग गई। अबीरा का सूट इस पर बिल्कुल भी न खिल रहा था और यही बात उनसे हज़म नहीं हो रही थी। चची गुलनाज को उन्होंने आड़े हाथों लिया। आपने मुझसे मशवरा क्यों नहीं किया? जब सब बच्चियां एक जैसा लिबास पहन रही थी तो मेरी बच्ची के साथ यह अजनबियों वाला सलूक क्यों किया गया? आखिर हर बार हमें सुतेला क्यों समझा जाता है? अब चची ने लाख सफाइयाँ दी, असल बात बयान की, मगर वो कहाँ सुनने वालों में से थी। उन्होंने वो लत्ते लिए कि चची बेचारी रूहानसी हो गई। दो तीन और ख़वातीन बीच में बोलने लगीं तो उन्होंने तलखी से इन्हें भी चुप करवा दिया। वो बेचारियां दम साध गईं। मुमानी की ज़ुबान के आगे गोया खंदक थी, किसी बड़े छोटे का लिहाज रखती थी ना शर्म। वो मेहंदी का फंक्शन दरमियान में ही छोड़कर अपनी फैमिली को लेकर अपने घर रवाना हो गई। इतना अच्छा फंक्शन उनकी फितरत की वजह से फीका पड़ गया। फिर चंद मर्द व ख़वातीन ने उनके घर जाकर माजरत की, तब कहीं जाकर उन्होंने बाकी फंक्शंस में शिरकत की। पता नहीं उनको ऐसा करके कौन सी तस्कीन मिलती थी। किसी को खुशी को बर्बाद करना, अपने आप को सबसे बरतर समझना, ये उनकी फितरत का खासा बन चुका था। ख़ानदान के सभी अफराद उनकी इस फितरत से नाला थे और उनसे बददिल हो चुके थे। दिल से तो शायद कोई बच्चा भी उनकी इज़्ज़त ना करता था। रिश्तेदारी की वजह से इनको बर्दाश्त करना पड़ता था कि क्या करें, ऐसे रिश्ते छोड़े भी नहीं जाते। ऐसे में मामू भी इनके हम ख्याल हो जाते कि मेरी बीवी की भी इज़्ज़त है जो मैं किसी तौर कम नहीं होने दूँगा। हाँ, इज़्ज़त। सारा इस्तेहज़ाइया मुस्कुराई। इज़्ज़त तो उन्होंने अपनी दो कौड़ी की खुद ही कर ली सबके सामने। इज़्ज़त हमेशा उन्हीं की जाती है जो दूसरों की इज़्ज़तों का ख्याल रखते हैं। बेइज़्ज़ती करके बदले में बेइज़्ज़ती की ही उम्मीद रखे तो बेहतर है। तुम तो खुदा के वास्ते चुप कर जाओ, क्यों हंगामा बढ़वाना चाहती हो? मुकद्दर ने उसकी बुड़बुड़ाहट पर इसे डांटा था तो सारा इसे घूर कर मसलहतन खामोश हो गई। मामू ने साफ कह दिया था कि सारा की जहाँ बात पक्की हो रही है वो हरगिज़ इस शादी में शिरकत नहीं करेंगे जब तक कि मुमानी लड़के वालों के यहाँ जाकर लड़का और घर बार ना देखाएं। अगर मुमानी को लड़का और घर पसंद आ गया तभी रिश्ता होगा, वरना हमसे अपने रिश्ते को बस ख़त्म ही समझें। मामू की बात सुनकर अम्मी अलग परेशान कि अच्छी ज़बरदस्ती है दूसरों पर अपने फ़ैसले मुसल्लत करना। और मोइन ने साफ कह दिया कि तुम्हारी भाभी को बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, इसे कहो अपने काम से काम रखे, हमारी बच्चियाँ हैं, फ़ैसले भी हम खुद ही करेंगे। अम्मी बेचारी अजीब मखमसे में पड़ गईं। शौहर की माने तो भाई भाभी नाराज़, भाभी का ख्याल करें तो शौहर की नाराज़ी। वो सबसे बढ़कर इतना अच्छा रिश्ता ठुकराए जाने का दुख, क्योंकि इन्हें कभी उम्मीद थी कि उनकी भाभी को ये कभी गवारा ना होगा कि उनकी नंद की बेटियां अच्छे घरानों में ब्याही जाएं। उन्होंने तो फ़ौरन इनकार कर देना था। कितने ही दिन ये मामला अटका रहा। सबको बहुत अजियत का सामना करना पड़ रहा था बच्चों के समझाने पर। इस बार अम्मी ने हौसला कर ही लिया था और भाभी की बेतुकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और सारा का रिश्ता वहीं किया जहां होना था। मामू का फ़ोन आता रहा कि तुम्हारी भाभी नाराज़ है, तुम्हारा मैका ख़त्म हो जाएगा। और भाई की बात सुनकर अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। कैसे आराम से भाई ने कह दिया कि मैका ख़त्म हो जाएगा? मैका भाइयों से आबाद होता है। भाई को बीवी की बेकार बात पर उनको सुनाने के बजाय बहन का मैका ख़त्म कर रहे थे। सारा की शादी पर बेशक मामू ने शिरकत कर ली थी, मगर गैरों की तरह। मामू की फैमिली में से शादी में कोई भी शरीक ना हुआ था। इस बार बच्चों, मोइन और ख़ानदान के कुछ बड़ों ने जी कड़ा कर ही लिया था और अब हर बार की तरह तज़लील बर्दाश्त नहीं होगी। जिसने खुशी से शादी में शिरकत करनी है करे, वरना वो अपने घर राज़ी रहे। और सच शुक्र कि मुमानी की गैर मौजूदगी ने तमाम फंक्शंस बहुत अच्छे से करा दिए। सबके चेहरे खिले रहे, हंसी मजाक होता रहा, ना किसी बात पर एतराज़, ना किसी का चेहरा गमगीन हुआ और ना किसी मामले में बदमज़गी फैली। सारा अपने घर में खुश खुर्रम रुखसत हो गई तो अम्मी ने सुख का सांस लिया।
सारा का ससुराल बहुत अच्छा था, रिश्तों की कदर करने वाला और बहुओं को इज्जत देने वाला। सारा ससुराली रिश्तों की इस मोहब्बत इज्जत पर खिल जाती, पहले से बढ़कर अपने ससुराल वालों की इज्जत और एहतराम करती। वो यासिर के साथ तकरीबन हर दूसरे दिन मैके मिलने चली आती और खिलखिलाती हुई बेटी को देखकर माँ की आंखों में तशक्कुर के आंसू आ जाते। अल्लाह से बेटियों के नसीब अच्छे करे, वो दिल से दुआएं करती। नसीब तो अच्छा होना ही था जब एक इतनी अच्छी माँ की दुआएं साथ होंगी। फिर आपने हमेशा हर एक के लिए सुख का सामान किया है, तो फिर अल्लाह कैसी इस बंदी की बेटी को दुख दे सकता था। सारा ने लाड से माँ के गले में बाहें हमाइल की तो वो मुस्कुरा दी। अरे हाँ, याद आया, अबीरा की शादी का कार्ड आया है, इस जुमा बारात है, सुना है बहुत अच्छी जगह शादी हो रही है, लड़का बहुत अमीर और किसी अच्छे ओहदे पर फाइज है। होगा, हमें क्या, उन्होंने कौन सा हमारी शादी में शिरकत की थी जो हम चाव से इनके फंक्शन अटेंड करेंगे। आपके भाई हैं, आप ही चली जाइएगा, सारा ने तलखी से कहा। बुरी बात बेटा, उनके घर की पहली खुशी है, जो कुछ उन्होंने किया वो उनका फेल। हमें ज़ेब नहीं देता कि हम यूँ कता ताल्लुक़ ही करके बैठ जाएं। शादी में बुलाया तो ज़रूर जाएंगे और हंसी खुशी शिरकत भी करेंगे। बस तुम यासिर से भी कहना कि शादी में ज़रूर शिरकत करे। सलमा ने इसे समझाया तो माँ को देखती रह गई। कितना ज़र्फ था उनका। बस यही तो आपकी बातें हैं, जो अल्लाह भी हमें नवाजता ही चला जा रहा है। सारा को माँ पर ढेरों प्यार आ गया था। अबीरा की शादी पर ख़ानदान के सभी अफराद ने खुशी से शिरकत की थी। उनके ख़ानदान की हर खुशी को किरकिरा कर देने वाली मोमानी बड़ी खुश नज़र आ रही थी। शादी का बहुत आला इंतज़ाम किया गया था, सब शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। मोमानी का बुरा रवैया सब ने भुलाकर बस खुशी से शिरकत करने का सोचा था और यही इन सब का बड़ापन था। मोइन भी साले के पिछले रवैये को भुलाकर शादी में भरपूर तरीके से शिरकत कर रहे थे। वो बहनोई थे, चाहते तो अक्कड़ दिखा सकते थे, मगर उनके नज़दीक ऐसा करना इंतहाई घटियापन था। वो साले की बेटी को अपनी बेटी समझकर रुखसत करने आ गए थे। बारातियों का इस्तकबाल करने के लिए वो सबसे आगे खड़े थे। सभी बारात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सभी कज़न्स हाथों में फूलों की पत्तियों की प्लेटें पकड़े कतार बनाई खड़ी थी। सारा अबीरा को पार्लर से लेकर आई थी, मुसलसल उसके पास ही थी। अबीरा दुल्हन बनकर बहुत ही प्यारी लग रही थी। निकाह तो 2 दिन पहले ही हो चुका था, आज तो सिर्फ रुखसत ही थी। हर काम वक्त पर और अच्छे तरीके से हो रहा था। बस अब तो सबको दूल्हा और बारात का इंतज़ार था। बिलाखिर ये शिद्दत भरा इंतज़ार भी गुजर गया। बारात बहुत धूम धड़क्के से आई। दूल्हे के मनचले दोस्त दूल्हे को घेरे में लिए भंगड़ा डाल रहे थे। अचानक एक दोस्त ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। उसकी देखा देखी दूसरे दोस्त भी इसका साथ देने के लिए मैदान में आ गए। फिर तो जैसे हवा बारूद बन गई। बड़ों ने लाख रोकना चाहा, मगर इन्हें होश ही कब था। वो अपनी मस्ती में मस्त थे। फिर पुलिस की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वहाँ एक भगदड़ सी मची। अचानक की गोली दूल्हा के सीने के पार हो गई। खून के फव्वारे ने सबके औसान ख़ता कर दिए। सब तितर बितर हो गए। जो हाथ लगे पुलिस ने इन्हें काबू कर लिया। दूल्हा को खून में तरबतर ज़ख्मी हालत में अस्पताल लेकर पहुँचे। खुशियों भरी फ़ज़ा लम्हों में अफसरदगी परेशानी में बदल गई। पल में सुहाना मंजर कितना खौफनाक हो गया। मोमानी ने दुख और सदमे से अपना सीना पीट डाला। हाय, मेरी बच्ची की खुशियों को किसकी नज़र लग गई। लोगों को मेरी बच्ची की ऐसी किस्मत बर्दाश्त ना हुई। वो अब भी लोगों को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही थी। दुल्हन बनी अबीरा की हालत गैर हो गई थी। वो बार बार बेहोश हो जाती, हर आंख नम थी। सब अफसोस कर रहे थे पूरे खलूस से। इसके दूल्हा की ज़िंदगी की दुआएं भी मांग रहे थे। ख़वातीन मोमानी को तसल्ली दे रही थी और कज़न्स अबीरा को संभाले हुए थी। अगर दूल्हा को कुछ हो गया तो क्या अबीरा रुखसती से पहले ही बेवगी की चादर में लिपट जाएगी। ये ख्याली सुहाने रूह था। दुआओं में शिद्दत आ जाती। फिर अल्लाह ने उन सब की दुआओं की लाज रख ली। दूल्हा ख़तरे से बाहर था और होश में आ गया था। दूल्हा की माँ अबीरा को मनहूस कह रही थी, जिसके आने से पहले उसके घर में क़यामत टूट पड़ी। वो किसी तौर भी अबीरा को रुखसत करवा कर अपने घर ले जाना नहीं चाहती थी। फिर कुछ इनके ख़ानदान के, कुछ इस तरफ के लोगों ने उनको समझाया, तब कहीं जाकर वो राज़ी हुई। चंद बड़ों की मौजूदगी में वो अबीरा को रुखसत कराने आ गई। बरसती आँखों परेशान सूरत लिए अबीरा को रुखसत कर दिया गया। और सारा सोच रही थी कि इन सब ने तो अबीरा की शादी में खुश दिली से शिरकत की थी। दूसरों की खुशियों को अपनी बदमिजाज फितरत से फीका कर देने वाली मोमानी को किसी ने भी बद्दुआ ना दी थी। फिर भी उनके साथ कितना खौफनाक हादसा हुआ। कैसे खुशियों भरी फ़ज़ा मकदर हो गई। दिलों को रंज पहुंचा, परेशानी उठाना पड़ी। अबीरा की सास की छलनी कर देने वाली बातों ने मोमानी का दिल खूब छलनी किया। बेशक मोमानी की ज़ियादतियों पर ख़ानदान वालों ने कभी मुँह से बद्दुआ ना निकाली, मगर दुखी दिलों की आह लगती ज़रूर है। और इन्हें भी किसी को सताने की आह लग गई थी। जब भी तो इनकी खुशियों को भी आज गर्म हवाओं ने झुलसा दिया था।
सारा ने कुदरत के ऐसे इंतकाम पर झुरझुरी सी ली थी। कहानी नंबर 4, जिसका नाम है रोशन खाला। राइटर अंदलीब ज़हरा। रोशन खाला मेरी सबसे छोटी खाला थी, नाम की तरह खूबरो, नाजुक अंदाम, रोशन नकोश की हामिल, लेकिन मिजाज बरक्स, नाम से उलट, नखरीली, लाडली, मगरूर। हालांकि छोटी खाला तो दोस्त होती है, हमराज हमदम, लेकिन अफसोस इस मामले में मेरा दामन तही था। बचपन का सोचूं तो कुछ अच्छी यादें जहन में नहीं उभरती। उनका कमरा रेड जोन था, गोया जहां बच्चा पार्टी को कदम धरने की इजाज़त ना थी। बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं। वो दिन आज भी जहन के किसी गोशे में रोशन है। बच्चा पार्टी का जोश अरूज पर था। खुली छुट्टी, मनमानी का दौर, हम सब अब इस मौका को एंजॉय कर रहे थे जो कुदरत ने हमारी झोली में डाल दिया। रोशन खाला कॉलेज ट्रिप पर गई थी, सो हमें खुली छुट्टी थी। आकिब और साकिब लॉन में क्रिकेट खेल रहे थे। मैं और महर मोतिये की कलियां अपने फ़राक के दामन में भर रही थी। गुलाब की कलियां जो रोशन खाला का अजीज़ पौधा था, पहले ही तोड़ कर रख दी थी। कमाल तो नन्ही फ़िज़ा ने किया। वो नन्हे नन्हे कदम उठाती आई और ऑस्ट्रेलियन चिड़ियों के पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। पहले तो वो साकित हो गई, फिर फुर्क करके उड़ गई, गोया आज़ादी का मज़ा लेने लगी। फ़िज़ा अपने कारनामे पर तालियां पीटने लगी। अगला धावा हमने रोशन खाला के बेडरूम पर बोला। साकिब और आकिब टेप रिकॉर्डर पर हसन जहांगीर का गाना हवा हवाए हवा लगाकर ख़ुद को पॉप सिंगर साबित करने लगे। मैं और महर रोशन खाला के दुपट्टे साड़ियों की तरह लपेटे, उल्टा सीधा मेकअप किए शीशे के सामने खड़ी थी। नन्ही फ़िज़ा हम सबसे बेनियाज खाला के कलर से दीवार पर नक्शो निगार बना रही थी। खुद इसके हाथ रंगों में लिथड़े हुए थे। नानो किचन में मसरूफ़ चिप्स और पकौड़े बना रही थी। नाना स्टडी में मसरूफ़। मम्मा और ममानी शॉपिंग पर गई थी। हंगामा अपने अरूज पर था और मज़ीद जारी रहता जो एक दहाड़ ना सुनाई देती। हम सब एक लम्हे के लिए स्टैचू बन गए। हंगामा फिर शुरू हो गया, लेकिन अब की बार ये हंगामा रोशन खाला ने शुरू किया था, जो ट्रिप से इसी वक्त वापस आई थी और अपने कमरे और लॉन का यह हाल देखकर आतिश फिशां बन गई थी। कौन से कोसने थे जो हमें नहीं मिले। बद्दुआएं, मार अलग, फिटकार अलग, मामों को शिकायतें अलग। हम जो बड़ी खुशी से नानों के घर गए थे, अफसरदगी से वापस आ गए, बल्कि वापस भेजे गए थे। पापा को रोशन खाला का रवैया बहुत बुरा लगा। ठीक है, कसूर हमारा था, लेकिन बच्चों को समझाया जा सकता है, धुतकारा नहीं। आइंदा तुम छुट्टियां गुजारने नानों के घर नहीं जाओगे। पापा ने मम्मा को भी अल्टीमेटम दे दिया। मोमानी को भी अपने बच्चे हर्ट करने पर गुस्सा था। मीरा और साकिब उनके लाडले थे, सो उन्होंने मामू के सामने खूब हंगामा किया। यूँ बच्चों की शरारतें रोशन खाला के हंगामे की वजह से रिश्तों में रंजिश का सबब बन गई, जो अरसे तक रही। मेरे दिल में रोशन खाला के ख़िलाफ़ गिरह पड़ गई थी। नानों के घर हम कभी इस बेतकल्लुफ़ी से न जा सके। हाई स्कूल में थे जब रोशन खाला की शादी का कार्ड मिला। हम सब के पेपर्स थे। मीरा और साकिब हॉस्टल में थे। सिर्फ फ़िज़ा ने शिरकत की। यूँ हमारी छोटी खाला हमारी शिरकत के बगैर पिया देश सुधार गई। हमने भी उनकी शादी के मतलब परवाह न की। फासले दिलों में भी आ गए थे। वक्त किसी के लिए ठहरा है भला। हम सब की शादियाँ हो गई। कोई किस देश गया, किसको रिस्क की तलाश कहाँ ले गई। सब अपने नसीब के मदार में थे, मसरूफ़, बहुत मसरूफ़। हाँ, फ़ोन पर रब्ता था सबसे। नाना और नानो चल बसे। उनके घर में रोशन खाला की फ़ैमिली मुकीम थी। पाकिस्तान आना हुआ तो सब रिश्तेदारों से मेल मुलाकात हुई। मेरे दिल में न जाने क्या समाई। मैंने मम्मा से कहा, चलें नानों का घर देख कर आते हैं, खाला से भी मुलाकात हो जाएगी। प्रोग्राम बनाकर मैं, फ़िज़ा और मम्मा नानों के घर गए। अरसे बाद मैं वो रास्ते देख रही थी, मानूस फ़ज़ा। मैंने गहरी सांस ली। मैं हर मंज़र को आंखों में समो लेना चाहती थी, न जाने दोबारा कब यहाँ आने का मौका मिले। फ़िज़ा और मैं पुरानी बातें दोहराकर हंस रही थी। आखिर बातें करते हम दोनों, बल्कि तीनों, आहिनी गेट के सामने खड़ी थी। मैंने दस्तक दी। दरवाज़ा खुला हुआ था। लॉन में खामोशी थी। वही पौधे, मिट्टी के प्याले, चिड़ियों की चहचहाहट। वक्त ठहरा हुआ था गोया। खालू ने हमारा इस्तकबाल किया, मरंजान मरंज मिनहिनी से। चेहरे से बेज़रर लगते मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुई। लगा वक्त की सुइयाँ वहीं थम गई हैं। वाल क्लॉक से लेकर पर्दों की कलर स्कीम तक, फ़ोटो फ्रेम से लेकर तख्त पोश तक। शायद ये इंसानी सोच होती है जो इंसान को एक नुक्ते पर जामिद कर देती है। रोशन खाला भी वैसी ही थी। शबाब ज़रा ढल गया था, मिजाज अब भी वैसा था। हिना और सबा तालीम की तकमील के बाद घरेलू अमूर में मसरूफ़। अंकल रिटायर्ड हो चुके थे, बेटे अपनी जॉब पर। घर में सन्नाटा फैला था। वजह खाला की आमरियत, जो आज भी जवान थी। मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई।
खाला मुझसे बातें कर रही थी, उनके बच्चों से मिलकर अच्छा लगा। मेरा 2-3 बार जाना हुआ। सबा हिना से अच्छी बातचीत हुई। ये एक गर्म से पहर थी। मैं इन्हें अपने देवर की शादी पर मदऊ करना चाहती थी। जब लाउंज के बाहर आती, तेज़ आवाज़ ने मेरे कदम जकड़ लिए। ये चौथा रिश्ता है जिसे आप बेबुनियाद वजह बनाकर मुस्तरद कर रही हैं। ये इब्रार था, बड़ा बेटा। मैं मुतमईन नहीं हूँ बस, खाला ने मुख्तसर अल्फाज में फ़ैसला सुनाया। लेकिन क्यों? सबा की सब सहेलियों की शादियाँ हो चुकी हैं। फैसल इब्रार के मुकाबले में जुर्रतमंद था। नहीं का मतलब होता है बस नहीं। उधर बेनियाजी अरूज पर थी। मेरी आमद ने मौजू बदल दिया था। बाद में सबा ने बताया कि रोशन खाला हर रिश्ते में कोई ना कोई ऐब निकाल देती हैं जो बेबुनियाद होता है। हर बात में अपनी मनवाने की आदत बेटियों के लिए किस कदर नुकसानदेह साबित हो रही है, इन्हें चंदा एहसास ना था। मैं हैरत ज़दा थी। आखिर मैंने खाला को समझाने की कोशिश की। बड़ी भांजी होने का एहसास तो ऐनक के पीछे मुझे अपनी घोरियों से देर तक नवाजती रही। आखिर पूछा गया, क्या सबा ने तुम्हें सिफारिश के लिए भेजा है? नहीं नहीं, मैं इनके दबदबे से अब भी खाइफ थी। देखो नगीन, सबा स्कूल में पढ़ाती है, मज़ीद भी पढ़ रही है, और क्या चाहिए? उनकी बेनियाजी में भी अश अश कर उठी मैं। वाकई और क्या चाहिए? मैंने ख़ुद कलामी की और उठ खड़ी हुई। जिस मसले ने माओं की नींदें उड़ा दी हैं, खाला की बेनियाजी, लापरवाही, चश्मपोशी में उनकी सोच समझने से कासिर थी। चंद मुलाकातों से अंदाज़ा हुआ बज़ाहिर उनका घर नज़्म ज़ब्त का नमूना है। बच्चे बज़ाहिर ताबेदार, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। हर शिकवे गिले का सिरा खाला की आमरीत पसंदी से जा मिलता। औरत चाहे कितनी ज़हीन फ़तीन क्यों ना हो, अगर इसमें हलावत नहीं, रिश्तों की खातिर कुर्बानी का जज्बा नहीं, तो सब कुछ बेकार है। औरत को तो नरमी का पैकर होना चाहिए। मुझे चारों बहन भाइयों में छुपी घुटन का एहसास हुआ तो बेख्तियार अपना बचपन याद आ गया, और यादें भी। खाला की डांट डपट। मैं खालू के पास गई। अंकल, आप सरबराह होने के नाते अपना फ़ैसला क्यों नहीं मनवा सकते? मैं इन्हें उकसा रही थी। कोई तो इस ब्लैक एंड वाइट माहौल में रंग भर दे, या जामिद माहौल को मुतहर्रक कर दे। बेटा, मैं अपनी राय दूँ तो तुम्हारी खाला हंगामा कर देती है, लड़ाई झगड़ा। मैं घर के सुकून की खातिर खामोश हो जाता हूँ। तुम्हारी खाला मेरी कज़न थी, शुरू से ऐसी थी। वालदैन के लाड प्यार ने इसे मनमानी की आदत डाल दी। हम अपने से वाबस्ता रिश्तों की बेजा हिमायत करके दर हकीकत उन्हीं के लिए मसाइल पैदा करते हैं। उसकी आदत की वजह से रिश्ते में मुश्किल हुई। आखिर कुर्राए फाल मेरे नाम निकला। खालू ने अपनी ऐनक के धुंधले शीशे साफ करते हुए माजी के झरोकों में झांका था। और आपकी नर्म दिली, दिल में बुज़दिली, इन्हें मज़ीद मुश्किल में बना दिया। शायद खालू ने यक लफ्ज़ी तबसरे के बाब बंद कर दिए। मतलब अब मज़ीद गुफ्तगू नहीं दरकार। मैं नाकाम होकर वापस लौट गई, ताहम दिल उदास रहा और कुछ नाराज़ भी। ज़िंदगी की मसरूफ़ियत ने राब्ते कम कर दिए थे। ताहम कुछ अरसे बाद फ़िज़ा ने बताया कि फ़ैसल ने अपनी पसंद की शादी कर ली। इब्रार घर से बेजारी के सबब दोस्तों में वक्त गुजारता है। सबा हिना खाला की मज़लूम रायत बनी हुई हैं। रहे खालू, उनके ज़िक्र पर तो बंदा दांत किचकिचा कर रह जाए। अब इतना भी क्या बीवी से डरना या मुजरिमाना खामोशी अख्तियार करना। आप किसी करीबी रिश्ते को दुरुस्त सिमत की तरफ राग़िब ना कर सकें तो बेहतर है ख़ुद को ज़िंदगी से भी रिटायर्ड समझ लें। पाकिस्तान चक्कर लगा तो मैं बतौर ख़ास सबा और हिना से मिलने गई। मेरा ख़्याल था कि माहौल में तब्दीली आ गई होगी। फैसल की शादी से शायद कुछ रौनक नज़र आए, लेकिन खाला ज़्यादा ज़ोरावर साबित हुई। समझ गई कि बेटे को बाहर की हवा लग गई है और कोई तदबीर धमकी इसे रूबी से शादी करने से रोक नहीं सकती। सो बज़ाहिर बेटे की हिमायती बनकर उसे ब्याह कर ले आईं, लेकिन फिर बेटे की लगाम में कस लीं और बहू को भी अपनी रैयत में शामिल कर लिया। फैसल की ज़रूरत बस पसंद की शादी तक थी, फिर से दब गया था। ये रंग क्यों पहनना? वो जोड़ा किधर है? इधर क्यों खड़ी हो, वहाँ क्यों बैठी हो? रूबी बज़ाहिर सर झुकाए काम कर रही होती, आंखों में साफ बेजारी नज़र आती, लाताल्लुकी। मैं हिना के लिए नंद के बेटे का रिश्ता लाई थी। खाला की वही आना कानी, जॉब प्राइवेट है, फैमिली बड़ी है। आखिर आप चाहती क्या हैं? तुम इतनी समझदार हो गई हो कि बड़ों से जरा करो। ऐनक के पीछे से हस्बे आदत घूर कर डराने की कोशिश की। मैं बेजार होकर उठ खड़ी हुई। खामखा आ गई। मैं ख़ुद को कोस रही थी। जाते वक्त हिना को किचन में खिड़की से खामोशी से काम करते देखा। उसके चेहरे पर उदासी, आंखों में इतना हज़्न था कि मेरा जी खाला से मज़ीद बेजार सा हो गया। आखिर औलाद को जानने की दावेदार माएँ उनकी निगाहों में छुपे दुख और उदासी से क्यों पहलू तही बरत जाती हैं। मेरा जहन मुसलसल सवाल उठा रहा था, तुम इनके घर जाती क्यों हो? फ़िज़ा ने सारी बात सुनकर कहा, वो अपनी ज़ात में कैद हैं और इसी तरह खुश हैं।
اس نے سر جھٹک کر موبائل اٹھا لیا۔ چند روز گزرے تھے، اچانک خبر آئی کہ روشن خالہ چل بسیں۔ رات کو سوتے میں ہارٹ فیل ہو گیا۔ انسان کے دعوے اور ان کا انجام۔ میں ماما اور فضا وہاں پہنچے۔ سفید کوٹھی اسی شان کے ساتھ ایستادہ تھی۔ میرے آنسو تواتر سے رواں تھے۔ یہ رشتے۔ تھوڑے سے لوگ تھے، فضا خاموش، جس میں بیٹیوں کی ایک آدھ سسکی شگاف ڈال دیتی تھی۔ ہر شے کرینے سے سجی تھی۔ دونوں بہنیں ہمارے گلے لگیں، روئیں، پھر سر جھکا کر بیٹھ گئیں۔ خالہ کی میت کو غسل دیا جا رہا تھا۔ ایک بات جو میں نے شدت سے محسوس کی، وہ کسی اپنے پیارے کے لیے محسوس کیے جانے کا دکھ اور صدمے کی کمی تھی۔ بظاہر سفید چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں، اگربتیاں اور کافور کی مہک موت کی پیامبر بنی ہوئی تھی۔ ماحول ساکت سا تھا۔ ہنا اور صبا کے چہروں پر افسوس تو تھا، لیکن ماں سے بچھڑنے کا دائمی صدمہ، شاید اشتباہی نظر۔ بیٹے سنجیدگی سے پرسہ وصول کر رہے تھے۔ بہو بااعتماد قدرے پرسکون انداز سے آنے والوں سے تعزیت وصول کر رہی تھی، خود کو مستقبل کی ملکہ تصور کر کے۔ صرف خالو کی نگاہوں میں غم بھی تھا اور دکھ بھی، لیکن پچھتاوے کا عنصر غالب تھا۔ جب میں نے خالہ کا آخری دیدار کیا تو لگا ابھی آنکھیں کھول کر دیکھیں گی اور کہیں گی، نگین تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ بڑوں سے جرح کرو۔ مجھے بے ساختہ آخری ملاقات یاد آ گئی۔ کاش خالہ آپ دل میں نرمی اور وسعت رکھ کر کسی ایک رشتے کے لیے اچھی اور میٹھی یاد بن سکتی۔ میں نے دل ہی دل میں انہیں مخاطب کیا اور میری آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل کر آنچل میں کھو گئے۔ یہ کہانیاں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک حافظ۔